नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने आपकी 2 क्लासेस ली हैं। जिन्होंने उन वीडियोस को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें। आज के वीडियो में हम आपको प्रमुख जनजाति विद्रोह के बारे में बताएंगे, जहां से बीपीएससी में, इसके अलावा बीपीएससी प्री में भी प्रश्न पूछा गया है। तो जिन भी साथियों का इस बार बीपीएससी प्री देना है उनके लिए भी ये क्लासेस इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा जिनको यूपी पीसीएस या आरओ का भी एग्ज़ाम देना है तो उन सभी के लिए मॉडर्न हिस्ट्री सभी के लिए सेम होता है। तो ये क्लासेस जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ पे भी जो है मॉडर्न हिस्ट्री पूछा जाता है। साथ में बिहार शिक्षक भर्ती की बात करें तो इसमें जो आपका प्राइमरी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही, 6 से 8 मॉडर्न हिस्ट्री, 9-10 मॉडर्न हिस्ट्री, साथ में पीजीटी मॉडर्न हिस्ट्री, इन सब में भी मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ प्रश्न आते हैं और इस पॉइंट से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में जीएस पार्ट सेकंड का जो मॉडर्न हिस्ट्री का पूछा जाता है 8 प्रश्न, उसके लिए भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और आप में से जिन भी लोगों ने अभी तक टेस्ट सीरीज़ के हम जो क्वेश्चंस दे रहे हैं आपको टेलीग्राम में, अभी तक आपने अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लें। वहाँ पर हम आपको 5 विकल्प वाले टेलीग्राम में हम आपको क्वेश्चंस देते हैं। उन क्वेश्चंस को यहाँ पर भी सॉल्व कराया जाता है। और सभी लोग जो सिंसियर हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर और आगामी अन्य परीक्षाओं को लेकर, वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ में जो अन्य अभ्यर्थी हैं उनको भी चैनल से जोड़ें और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की इस समय बहुत आवश्यकता है। अब आते हैं टॉपिक पे और पहले हम जो है टॉपिक को पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखेंगे 5 विकल्प के साथ में, जैसा आपसे बीपीएससी पूछता है। अब यहाँ पे पहला टॉपिक है, जब हम विद्रोह की बात करते हैं तो पहला चीज़ ये समझना है कि ऐसा क्या हुआ कि 1760 के बाद भारत में कई सारे विद्रोह होते हैं और ये विद्रोह जो है अंत तक, भारत की आज़ादी तक चलते रहते हैं। और ये जो विद्रोह हैं इनका हमें प्रकृति, नेचर समझना आवश्यक है कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमने आपको बताया था कि 1757 में प्लासी की विजय, 1764 में बक्सर की विजय। ये 2 विजय होने के बाद जो बंगाल क्षेत्र था, 1764 के बाद बंगाल क्षेत्र एक हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के जो है अधीन आ गया था, अप्रत्यक्ष शासन चल रहा था। फिर फाइनली 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत आ गया, कंपनी के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत आ गया बंगाल प्रांत। अब बंगाल प्रांत का जो इलाका था, आज की डेट में आप बंगाल जो देखते हैं, बंगाल राज्य, वो बहुत ही छोटा है, लेकिन जो बंगाल प्रांत हुआ करता था उसमें पहला चीज़ तो आप समझिए कि क्या कौन कौन से वहाँ मतलब राज्य, आज के राज्य जो है आते थे। तो बंगाल में ध्यान रखिएगा, बंगाल प्रांत, जब हम बंगाल प्रांत की बात करते हैं तो बंगाल प्रांत में असम भी आता था, बंगाल प्रांत में बिहार और उड़ीसा भी आता था। तो आप समझ सकते हैं कि बंगाल प्रांत कितना बड़ा रहा होगा। तो बंगाल प्रांत में असम, बिहार, उड़ीसा ये सभी आते थे, बंगाल तो आता ही था। तो बंगाल प्रांत बहुत बड़ा हुआ करता था। और जब अंग्रेज आए, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मोटिव था, वो मोटिव क्या था? पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। अब आगे चलकर यही चीज़ें जो हैं दिक्कत पैदा करने लगी, क्योंकि अंग्रेज नए थे और वो जो है जो भारतीयों का सिस्टम था, कह सकते हैं राजस्व वगैरह वसूलने का, उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब उनको जानकारी नहीं थी। और इस संदर्भ में हुआ क्या कि जो है जो किसान थे या जो भारतीय लोग थे बंगाल प्रांत क्षेत्र के आसपास के, या आदिवासी लोग थे, तो इन लोगों के जो परंपरागत जो इन लोग का तरीका था, चाहे परंपरागत कृषि करने का तरीका हो, चाहे परंपरागत जो उनका ट्रेडिशनल सिस्टम था पूरा, उन सबको जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया, उसको ख़त्म करना शुरू कर दिया। एक हम उदाहरण बताते हैं आपको, खुंट कट्टी पड़ाली। खुंट कट्टी पड़ाली है, और खुंट कट्टी पड़ाली में क्या होता है कि जो ज़मीन होती है, ज़मीन को साफ़ किया जाता है, फिर उस ज़मीन पर उस आदिवासी का संयुक्त रूप से स्वामित्व होता है, और ये प्रणाली पाई जाती है मुंडा समुदाय में। अब हुआ क्या कि 1870 के आसपास अंग्रेज आए और उन्होंने जो मुंडा समुदाय में जो प्रचलित था खुंट कुट्टी प्रणाली, इसको ख़त्म करने का भरसक प्रयास किया, ख़त्म करने में सक्षम भी रहे क्योंकि पावरफुल थे। और इसके वजह से 1870 के आसपास ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई अंग्रेज़ों की, और इसके जगह पे इन्होंने क्या लाया? तो ये लेके आए परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था, जिसको आप अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। अब अस्थाई बंदोबस्त ने क्या किया? जो मुंडा समुदाय था उसको अंग्रेज़ों पर डिपेंडेंट बना दिया, और साथ में इनको क्या करना रहता था? अंग्रेज़ों को बस राजस्व देना रहता था, उनके हिसाब से खेती करनी रहती थी। सारा जो इनका परंपरागत जो व्यवस्था था मुंडा समुदाय का, खुंट कट्टी प्रणाली का, वो एकदम से ख़त्म हो गया। उनका भू स्वामित्व भी ख़त्म कर दिया गया। तो इस प्रकार, और साथ में जो है अंग्रेज़ जहाँ जहाँ भी
जनजाति के क्षेत्रों में इंटरफेयर किया, जहाँ जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वहाँ पे इन्होंने क्या किया, कुछ बाहरी लोगों को ले आते थे। आप संथाल विद्रोह के बारे में भी पढ़ेंगे तो भी वहाँ देखेंगे, तो कुछ बाहरी लोगों को ले आते थे, जमींदार वगैरह आ जाते थे बाहर से। तो ये लोग क्या करते थे, इन आदिवासियों का शोषण करते थे और ये लोग जो है धीरे धीरे, जो आदिवासी होते थे, धीरे धीरे कर्ज में डूबते चले जाते थे और फिर जो है अंत में इनके पास और कोई चारा नहीं बनता था और फिर होता था विद्रोह। तो ये एक हमने आपको सामान्य कारण बताया। और 1760 के बाद ही क्यों स्टार्ट किया, तो हमने आपको बताया दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीतियाँ थी बहुत ही ख़राब रही। और इसमें भी जो 1793 में अस्थाई बंदोबस्त जब आता है तब इसको क्या किया गया, अब जैसे दिक्कत ये है कि अस्थाई बंदोबस्त आ गया कॉर्नवालिस के समय में, कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया था, बंगाल प्रांत पे पूरे लागू किया गया। अब जो अस्थाई बंदोबस्त था इसको अंग्रेज अपने पूरे क्षेत्र में लागू करने लगे। अब जब बात आती है आदिवासियों की, तो आदिवासी तक तो इतना आसानी से इसको लागू नहीं किया जा सकता है, तो ज़बरदस्ती आदिवासियों पर थोपा गया और इसके परिणाम स्वरूप कई सारे विद्रोह भी हुए। तो जो अंग्रेज़ों की कह सकते हैं जो भू राजस्व संबंधी नीतियाँ थीं वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी, जैसे फॉर एग्जांपल अस्थाई बंदोबस्त। तो ये सभी जो सबसे ज़्यादा जो भू राजस्व संबंधी नीतियाँ थी अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की, वही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार थी। और इसके वजह से हुआ क्या कि जो परंपरागत ढांचा था आदिवासियों का, वो डिस्टर्ब हो गया और इसके वजह से ये लोग जो है बहुत ही बुरी कंडीशन में आ गए। गरीबी से लेकर कर्ज से लेकर मतलब तमाम तरीके का जो एक दुष्चक्र होता है उसमें फंसते चले गए। अब आते हैं, आप लोगों को कारण समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम प्रमुख जो विद्रोह घटित हुए हैं भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों के आने के बाद, हम उसके बारे में क्रम से एक सीक्वेंस से डिस्कस करते हैं। पहला है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के बारे में आप सभी ने बहुत कुछ सुन रखा है। सन्यासी विद्रोह, जिसको सन्यासी रिवोल्ट बोलते हैं इंग्लिश में, और सन्यासी विद्रोह का जो सामान्यतः समय माना जाता है वो 1770 से 1820 के मध्य माना जाता है। इसके अलावा कई बार 1763 से 1800 भी लिखा रहता है, तो आपको उसमें नहीं जाना है, इतना आपको डिटेलिंग नहीं किया जाएगा। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 1770 में और एक्चुअल में अगर देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो सन्यासी विद्रोह की जो शुरुआत मानी जाती है कई सारे इतिहासकारों के द्वारा, वो 1763 में मानी जाती है। तो अगर कहीं आपको 1763 से 1800 भी लिखा तो वो भी सही है, कहीं 1770 से 1820 लिखा वो भी सही, एक साथ आपको कभी नहीं दिया जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और ये 1770 के बाद ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। स्टार्ट तो हो गया था 1763 में, लेकिन इतना ज़्यादा इसको पॉपुलैरिटी नहीं मिली थी। और पॉपुलैरिटी कब मिली थी, तो 1770 में। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे मुख्यतः, उनका नाम था पंडित भवानी चरण पाठक। तो सबसे महत्वपूर्ण जो नेता थे पंडित भवानी चरण पाठक थे सन्यासी विद्रोह के। अगर हम बात करें सन्यासी विद्रोह का क्षेत्र क्या था, तो सन्यासी विद्रोह का जो क्षेत्र था बंगाल प्रांत में मुर्शिदाबाद और बैकुंठपुर जलपाईगुड़ी क्षेत्र में। और इसके अलावा बात करें सन्यासी विद्रोह का, बिहार में जो है पूर्णिया जो जिला था सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। तो ये आपका बिहार स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है कि सन्यासी विद्रोह का बिहार में केंद्र कौन सा जिला था, तो पूर्णिया जिला, ध्यान रखिएगा, 1770-71 के बीच में। फिर है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें किया गया है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है कि किस उपन्यास का उल्लेख सन्यासी विद्रोह में किया गया, तो आंसर है आनंद मठ। इसके अलावा आपको एक कैरेक्टर यहाँ पे है वो ध्यान रखना है इस बार के लिए, देवी चौधरानी। तो देवी चौधरानी नामक एक उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवी चौधरानी नामक उपन्यास लिखा है। और देवी चौधरानी कौन थी, तो इनके जो है जो हस्बैंड थे इन्होंने इनको छोड़ दिया था। फिर ये जो है संरक्षण में आई थी भवानी चरण पाठक जी के, और भवानी चरण पाठक जी ने जो है इनको सपोर्ट किया। फिर ये भी जो है कह सकते हैं कि सन्यासी विद्रोह में एक प्रमुख नेता के तौर पर उभरी थी। और इन्हीं के ऊपर एक उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था, और उस उपन्यास का नाम भी क्या था, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो देवी चौधरानी नामक उपन्यास भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। इसके अलावा वंदे मातरम गीत भी जब हम बात करते हैं तो वंदे मातरम गीत भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा है। अब आगे बढ़ते हैं, सन्यासी विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। तो मजनून शाह थे, चिराग अली थे, मूसा शाह थे, भवानी चरण पाठक तो थे ही, साथ में देवी चौधरानी। तो भवानी चरण पाठक, देवी चौधरानी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अलावा ये नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, चुआर विद्रोह पर आते हैं, चुआर रिवॉल्ट। और चुआर विद्रोह की जो शुरुआत है वो 1771 में हुई थी, 1809 तक यह विद्रोह चला था। इसको हम जंगल महल आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जंगल महल आंदोलन किसको बोलते हैं, तो चुआर विद्रोह को बोलते हैं। और इसका जो क्षेत्र था वहाँ था धालभूम, मिदनापुर, बांकुरा, मानभूम, और वहाँ के जो आदिवासी थे उन्हीं के द्वारा किया गया था।
मतलब इन सभी क्षेत्रों के। और इसके जो प्रमुख नेता थे आपको जगन्नाथ सिंह ध्यान रखना है। जगन्नाथ सिंह को जगन्नाथ धाल भी या धल भी बोला जाता है, तो जगन्नाथ धाल या जगन्नाथ धल भी बोला जाता है। तो जगन्नाथ धल या जगन्नाथ सिंह जो है प्रमुख नेता थे चुआर विद्रोह के, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मंगल सिंह भी थे, तो मंगल सिंह ने जो है 1782 से 84 के मध्य नेतृत्व दिया था। राजा जगन्नाथ धल या राजा जगन्नाथ सिंह ने जो है 1774 में इसको नेतृत्व दिया था इस आंदोलन को। तो चुआर विद्रोह महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। और आप सभी लोगों को इवनिंग तक आपको PDF दे दी जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल में जब भी जिस दिन क्लास हो आप इवनिंग जो है टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन कर लें, और उसका भी लिंक दे दिया जाएगा आपको। जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया आप वहाँ से देख सकते हैं, और वहाँ से आप PDF के माध्यम से आप पहले एक बार क्लास देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आप PDF से नोट्स आप खुद बना लीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा PDF इकट्ठा करने के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो लास्ट में चल के बहुत भारी पड़ जाता है, तो इतना चीज़ आपको भी ध्यान रखना चाहिए। और जब आप कोई चीज़ नोट करते हैं तो आपको याद भी हो जाता है, तो ये भी एक चीज़ है। अब आते हैं भूमिज विद्रोह पर। भूमिज विद्रोह 1832-33 में हुआ था। इसको हम गंगा नारायण हंगामा भी कहते हैं, क्योंकि गंगा नारायण सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। तो इसको अंग्रेज क्या बोले थे कि गंगा नारायण का हंगामा था ये। तो गंगा नारायण हंगामा किसे बोलते हैं? भूमिज विद्रोह को बोलते हैं, ये भी पूछा जा सकता है। नेतृत्व गंगा नारायण सिंह ने किया था। क्षेत्र था भूमिज आदिवासियों का क्षेत्र था, धाल भूम और जंगल महल का, मिदनापुर जिले में, पश्चिम वही बंगाल प्रांत का। और इसे चुआर विद्रोह भी कई बार कहा जाता है, या चुआर विद्रोह का जो है विस्तार भी बोला जाता है, लेकिन वास्तव में इसका जो एक्चुअल नाम हो क्या है? भूमिज विद्रोह है। आगे बढ़ते हैं। और जब भी चुआर विद्रोह के संदर्भ में प्रश्न पूछेगा तो आपको ये विद्रोह ध्यान रखना है। जब भी चुआर विद्रोह लिख के आएगा तो ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। गंगा नारायण सिंह ने क्या किया था? तो गंगा नारायण सिंह ने बार भूम या बड़ा भूम के दीवान थे माधव सिंह, उनकी हत्या कर दी थी। रिलेशन में तो उनके भाई ही लगते थे, लेकिन ये मतलब अंग्रेजों के कह सकते हैं दलाल थे, चाटुकार थे, और इनकी हत्या करके विद्रोह का आगाज़ किया था 2 अप्रैल 1832 को। और जो विद्रोह का कारण था वो उत्तराधिकार का मुद्दा था, और बार भूम की जमींदारी को लेकर पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको जिला वाइज नहीं ध्यान रखना, बस आपको कैरेक्टर का नाम ध्यान रखना, गंगा नारायण सिंह थे। आगे बढ़ते हैं। बनारस विद्रोह। जब हम बनारस विद्रोह की बात करते हैं तो बनारस विद्रोह का आपको डेट भी याद रखना, 16 अगस्त 1781। नेतृत्व किया था काशी के जो नरेश थे या बनारस नरेश, तो और उनका नाम था राजा चैत सिंह। राजा चैत सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसका कारण क्या था कि 1780-81 में अंग्रेज मद्रास में युद्ध लड़ने के लिए, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय कई सारे युद्ध लड़ रही थी। जैसे मराठाओं से अलग युद्ध चल रहा था, साथ में आंग्ल मैसूर युद्ध अलग से चल रहा था। आपको आंग्ल मैसूर युद्ध का समय भी पता है, 1780 से 1784 जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा था। तो इन सभी युद्धों के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पैसे की ज़रूरत थी, क्योंकि बगैर पैसे के युद्ध तो लड़े नहीं जाते हैं। अब हुआ क्या था, आपको पता है कि 1765 में जो इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो अवध का जो क्षेत्र था, अच्छा खासा क्षेत्र जो अवध का क्षेत्र था, वो अंग्रेज़ों के कह सकते हैं कंट्रोल में आ गया था। और उसी का फ़ायदा उठाकर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो उस समय गवर्नर जनरल था, और आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल भी बने थे वारेन हेस्टिंग्स, और उस समय बंगाल प्रांत के जो गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स थे। तो वारेन हेस्टिंग्स ने जो है पैसे इकट्ठा करने के पर्पज़ से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए इन्होंने क्या किया था, बनारस नरेश पर जो है अतिरिक्त राजस्व भुगतान के लिए दबाव डाला था कि आपको ज़्यादा राजस्व देना पड़ेगा। साथ में सैनिकों की आपूर्ति का मामला भी था कि आपको सैनिक भी देने पड़ेंगे। और इन सभी चीज़ों पर जो है कह सकते हैं कि एक बातचीत हुई दोनों लोगों के बीच में, काशी नरेश राजा चैत सिंह के बीच में और वारेन हेस्टिंग्स के बीच में, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। जब सहमति नहीं बन पाई तो इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, और उसी युद्ध को जो है बनारस विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो राजा चैत सिंह की भी सेना थी और वारेन हेस्टिंग्स की भी सेना थी, और उसी का जो मतलब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो बगावत किया था राजा चैत सिंह ने, इसी को हम बनारस विद्रोह के नाम से जानते हैं। कारण हमने आपको बता दिया है, 16 अगस्त 1781 को बनारस विद्रोह घटित हुआ था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बनारस विद्रोह के समय जो है गवर्नर जनरल कौन थे बंगाल के? तो वारेन हेस्टिंग्स, नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1781 का विद्रोह। तो बिहार में 1781 का जो विद्रोह है, ध्यान रखिएगा, हमने आपको बताया था कि 16 अगस्त 1781 को बनारस विद्रोह स्टार्ट हुआ था। उसी बनारस विद्रोह से प्रभावित होकर अगस्त से दिसंबर के मध्य
जैसे ही बनारस विद्रोह स्टार्ट हुआ था वैसे ही अगस्त से दिसंबर के मध्य, अगस्त में स्टार्ट हो गया था बिहार में 1781 का विद्रोह। तो बिहार में 1781 का विद्रोह बनारस विद्रोह से प्रभावित था, ये पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह विद्रोह था। किसने किया था तो ये भी ध्यान रखना, कुछ जमींदारों ने विद्रोह किया था। और ये जो जमींदार थे दक्षिण बिहार से अधिकांश जमींदार थे। तो ये जो जमींदार थे अधिकांश कहाँ से थे, दक्षिण बिहार से थे। प्रभावित क्षेत्र था दक्षिणी और पश्चिमी बिहार। तो दक्षिणी और पश्चिमी बिहार प्रभावित क्षेत्र था। नेतृत्व किसने किसने किया था तो राजा फतेह बहादुर शाही सबसे महत्वपूर्ण नेता थे इस विद्रोह के, 1781 के विद्रोह के। हुसेपुर या अथवा के राजा थे ये। राजा नारायण सिंह औरंगाबाद से थे। राजा अकबर अली खान। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो राजा फतेह बहादुर शाही हैं जो और इन सभी से ध्यान रखिए, हम जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं हम हर एक पॉइंट पे आपको बता नहीं सकते कि ये चीज़ें पूछी गई, ये चीज़ें पूछी गई हैं। इससे क्लास की जो कंटिन्यूटी है उसमें एक डिस्टर्बेंस आता है। तो हम आपको जितना पढ़ा रहे हैं वो मैक्सिमम चीज़ें पूछी गई हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर हम कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि वो चीज़ें ऑलरेडी पूछी जा चुकी हैं, और नहीं पूछी गई हैं तो उनके पूछे जाने का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, क्षमता सबसे ज़्यादा है। तो इस चीज़ें आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हो और मुंडा विद्रोह। हो और मुंडा विद्रोह, तो ध्यान रखिएगा कि जो मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था वो अलग मुंडा विद्रोह है, और जो हो और मुंडा विद्रोह ये अलग है। तो ध्यान रखिएगा आप। छोटा नागपुर क्षेत्र में सिंहभूम जिले में, तो सिंहभूम जिले में राजा परहट थे। राजा परहट के नेतृत्व में हो और मुंडा विद्रोह हुआ था। तो हो और मुंडा क्या है तो हो जनजाति है, मुंडा भी जनजाति है, और ये अलग अलग टाइम पे। तो हो और मुंडा जनजातियां हैं, और इन सभी जनजातियों को अभी हम आगे देखेंगे तो कोल के रूप में भी संबोधित किया जाता है। 4 जनजातियां हैं तो उनको हम कोल के रूप में भी संबोधित किया जाता था अंग्रेजों के द्वारा। तो जो हो और मुंडा विद्रोह है, मतलब हो और मुंडा जो जनजाति थी, इन लोग का एक संयुक्त रूप से विद्रोह हुआ था जिसको हम हो और मुंडा विद्रोह कहते हैं। 1820 से 37 के मध्य हुआ था सिंहभूम में, छोटा नागपुर क्षेत्र में, और राजा परहट ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो जब आपसे पूछा जाएगा हो और मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो आंसर हो जाएगा राजा परहट। समय था 1820 से 1837। फिर अगला विद्रोह है अहोम विद्रोह। अब अहोम विद्रोह पर जाने से पहले हम एक महत्वपूर्ण विद्रोह यहाँ पे कवर कर लेते हैं। इस बार आपके पीआरटी परीक्षा में भी पूछा गया था। यहाँ पे आप खानदेश भील विद्रोह के बारे में आपको एक ऑप्शन में दिया गया था, जिस प्रश्न का आंसर पीआरटी में आपने प्रश्न देखा होगा जिसमें आपसे पूछा गया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध जो है राजस्व संबंधी कुछ प्रश्न था कि जो किसने विद्रोह किया था, तो वहाँ पे आंसर संथाल था, लेकिन वहाँ पे आपको एक खानदेश विद्रोह भी बताया गया था। तो जो ऑप्शन में था तो इसलिए हम यहाँ पे कवर कर ले रहे हैं। खानदेश भील विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और इसका जो क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में खानदेश भील विद्रोह हुआ था। जो भील जनजाति है तो उसी का विद्रोह था महाराष्ट्र क्षेत्र में। 1818 में यह स्टार्ट हुआ था। और ध्यान रखिएगा जो खानदेश भील विद्रोह है 1818 में स्टार्ट हुआ था, और भील नेता थे काजी सिंह या काजी नायक भी बोला जाता है, और भीमा नायक। तो काजी नायक और भीमा नायक के नेतृत्व में खानदेश भील विद्रोह 1818 में स्टार्ट हुआ था। 17 नवंबर 1857 को एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी जब क्रांति स्टार्ट हुई थी 1857 की। तो उसके परिप्रेक्ष्य में भीलों ने क्या किया था, काजी नायक के नेतृत्व में 500 भील थे लगभग, और इन्होंने क्या किया, सिंधवा घाट का खजाना था महाराष्ट्र में, सिंधवा घाट का खजाना था अंग्रेजों का, उसको लूट लिया था। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटना उसमें घटी थी। तो ये आपको ध्यान रखना खानदेश भील विद्रोह के बारे में। 1860 तक यह विद्रोह चला था, फिर 1860 तक खत्म हो गया, चूँकि अंग्रेजों ने, आपको पता है कि 1859-60 तक जो क्रांति थी उसको लगभग दबा ही दिया था, पूर्णतः दमन कर दिया था। तो ये खानदेश भील विद्रोह भी जो है 1860 तक आते आते समाप्त हो गया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अहोम विद्रोह पर। अहोम विद्रोह का वर्ष आपको ध्यान रखना 1828। जैसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है अहोम विद्रोह, कोल विद्रोह, खासी विद्रोह, और उसमें से पूछ लिया गया कि कौन सा विद्रोह पहले हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान भी रखनी है, आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से भी ध्यान रखना, इसलिए हम आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अहोम विद्रोह 1828 में हुआ था। नेतृत्व किया था गोमधर कुंवर ने। तो गोमधर कुंवर बोले या गोमधर कुंवर बोले एक ही बात है, और ये अहोम राजकुमार थे। असम में यह विद्रोह हुआ था, अहोम विद्रोह के नाम से जाना जाता है 1828 में। और इसका कारण क्या था कि प्रथम बर्मा युद्ध हुआ था 1824-26 में, और उसके बाद जो है अंग्रेजों ने असम छोड़ने की प्रतिबद्धता जताई थी कि हम हम असम छोड़ देंगे। जैसे प्रथम बर्मा युद्ध में म्यांमार जो आज के डेट में है उसको पहले हम बर्मा बोलते थे। तो भारत के साथ में जो सीमा लगाता है पूर्वी भाग में म्यांमार देश, आपको पता है, तो म्यांमार को पहले हम बर्मा के नाम से जानते थे। तो बर्मा के साथ में या म्यांमार के साथ में अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा, और असम
का सपोर्ट लिया, असम के राजा का सपोर्ट लिया और बोला कि हम जो है छोड़ देंगे असम युद्ध के बाद। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को पूरा नहीं किया और बल्कि इसके बजाय क्या किया कि असम में कुछ जगह पर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कह सकते कंट्रोल था उन लोगों ने। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि युद्ध जीतने के बाद अच्छे खासी स्थिति में आ गए और प्रथम बर्मा युद्ध के बाद इन्होंने जो है असम छोड़ने की जो प्रतिबद्धता थी उसको पूरा नहीं किया, जो प्रॉमिस किया था पूरा नहीं किया और उसके बजाय इन्होंने कंपनी के प्रभुत्व में अहोम के क्षेत्रों को एकीकृत करने का प्रयास किया। तो जाहिर सी बात है अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो अहोम मतलब वहाँ पे विद्रोह होना स्वाभाविक है। तो इस प्रकार जो है अहोम विद्रोह भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीतियों के विरोध में हुआ था। गोमधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। आगे बढ़ते हैं। खासी विद्रोह की बात करें, खासी विद्रोह 1829 में स्टार्ट हुआ था, 1833 तक चला था। नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने, तो ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है। फिर अगला है कोल विद्रोह, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। 1831 से 33 के मध्य आपको इसका पूरा समय ध्यान रखना है, चूँकि आपसे जो प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में 15 मार्च में, वहाँ वर्ष आपको 1832-33 में बुद्धू भगत का पूछा गया था। और ओवरऑल आप देखते तो कहीं आपको 1831-32 दिया जाएगा, कहीं 32-33। तो चूँकि बीपीएससी ने 32-33 दिया है तो इसलिए हम इसको भी कंसीडर करके चल रहे हैं। ओवरऑल आपको ध्यान रखना कि 1831 से 33, अगर 1831 से 32 भी दिया रहता तो वो भी सही माना जाएगा, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब आते हैं छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह हुआ था। प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। बुद्धू भगत इसके सबसे प्रमुख नेता थे 1832-33 में, जो आपसे प्रश्न पूछा गया था। जोआ भगत अन्य महत्वपूर्ण नेता थे। बिंदराय मानकी, दसाई मानकी, मदारा महतो और सुरगा मुंडा, ये कुछ महत्वपूर्ण नेता थे जो कोल विद्रोह से जुड़े हुए थे। और ऐतिहासिक रूप से अंग्रेज जो है कुछ समुदाय थे छोटा नागपुर की, उनको वो संयुक्त रूप से कोल कहकर पुकारते थे, जैसे मुंडा, उराव, हो और भूमिज। तो 4 जनजातियाँ थी, मुंडा, उराव, हो और भूमिज जनजातियाँ। इनको अंग्रेज क्या कहते थे तो कोल कहकर संबोधित करते थे। आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह कोल जनजातियों पर ब्रिटिश शासन के विस्तार एवं उनकी भूमि को हिंदू, सिख और मुस्लिम किसानों, बाहरी जो लोग थे उनको हस्तांतरित करने के खिलाफ था। अंग्रेज यही काम करते थे कि आदिवासियों पर जाके अत्याचार करते थे, बाहरी लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते थे और उन बाहरी लोगों को अपना एजेंट बना देते थे, जमींदार बना देते थे। और उन बाहरी लोगों का काम क्या रहता था कि राजस्व इकट्ठा कर करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को देना। फिर कूका आंदोलन। कूका आंदोलन 1840 में स्टार्ट हुआ था पंजाब में। कूका आंदोलन के जब संस्थापक आपसे पूछा जाएगा तो भगत जवाहर मल। तो ध्यान रखिएगा कूका आंदोलन को स्टार्ट किसने किया था तो भगत जवाहर मल ने 1840 में पंजाब से स्टार्ट किया था। आरंभिक उद्देश्य क्या था कि सिख धर्म को परिष्कृत करना। ये सभी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं कि सिख धर्म में सुधार करना या सिख धर्म को परिष्कृत करना, इनका आरंभिक उद्देश्य था। भगत जवाहर मल के नेतृत्व में कूका आंदोलन स्टार्ट हुआ था। संस्थापक थे भगत जवाहर मल। कूका आंदोलन को जब आपसे पूछा जाएगा प्रश्न किसने संगठित किया, कूका आंदोलन को आगे चलकर किसने संगठित किया तो गुरु राम सिंह या बाबा राम सिंह ने संगठित किया था कूका आंदोलन को। 1849 में आपको पता है कि पंजाब जो है ब्रिटिश के अधीन आ गया था और उसके बाद जो है कूका आंदोलन का जो स्वरूप था वो राजनीतिक हो गया। राजनीतिक का मतलब है कि अब ब्रिटिश के विरोध में हो गया, तो ब्रिटिश के विरोध में ब्रिटिश की जो विस्तारवादी नीतियाँ थी उसके विरोध में कूका आंदोलन हो गया। तो कूका आंदोलन जब 1840 में स्टार्ट हुआ था तो इसका काम था सिख धर्म को परिष्कृत करना, सिख धर्म में कुछ सुधार लाना। और लेकिन जब 1849 के बाद पंजाब ब्रिटिश के अधीन आ गया तो कूका आंदोलन का स्वरूप राजनीतिक हो जाता है। फिर अगला है संताल विद्रोह। संताल विद्रोह को हूल विद्रोह भी कहा जाता है या संताल हूल भी कहा जाता है। 1855-56 इसका वर्ष है जिसमें घटित हुआ है। आरंभ कब हुआ तो 30 जून 1855 को। इसका आपको आरंभ डेट भी याद रखना है कि संताल विद्रोह किस डेट में आरंभ हुआ था तो 30 जून 1855। नेतृत्व किया था मुर्मू भाइयों ने, सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। 4 भाई थे और इसमें से महत्वपूर्ण 2 हैं, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। तो ध्यान रखिएगा और इनका मुर्मू शब्द भी ध्यान रखिएगा, कई बार आपको दे देता है कि सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुर्मू कहाँ से आ गया, लेकिन इनका जो पूरा नाम था सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। और ये 2 महत्वपूर्ण नेता थे, बाकी इसके अलावा उनके 2 भाई, 4 भाई थे कुल मिला के। तो सिद्धू और कान्हू मुर्मू जो है संथाल विद्रोह के नेता थे। आगे बढ़ते हैं। विद्रोह के दौरान संथाल आदिवासियों ने राजमहल पहाड़ियों पर, बीरभूम और भागलपुर जिले पर कब्जा कर लिया था। सर्वाधिक प्रभावित जो क्षेत्र था वो था जो संथाल परगना बाद में बना था, जिसको दामन ए कोह बोला जाता है। तो दामन ए कोह जो भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र था वो संथाल विद्रोह से सबसे ज़्यादा प्रभावित था। 1855 में संथालों ने अंग्रेज कमांडर थे मेजर बारो, तो मेजर बारो को पराजित किया था 16 जुलाई 1855 को। और 1856 में फाइनली जो है संथाल विद्रोह का दमन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। अगला विद्रोह है आपका नील विद्रोह।
नील विद्रोह की बात करें तो 1859-60 में बंगाल में हुआ था। नेतृत्व नील विद्रोह का किया था इंडिगो रिवोल्ट, इंग्लिश में बोलते हैं इसको, इंडिगो रिवोल्ट। दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने नील विद्रोह का नेतृत्व किया था। नील विद्रोह की बात करें तो इसको दीनबंधु मित्र नामक लेखक थे। दीनबंधु मित्र ने एक बंगाली नाटक लिखा था जिसका नाम था नील दर्पण। और नील दर्पण में इन्होंने क्या किया था कि जो नील किसान थे उनकी जो दुश्वारियाँ थी, जो नील किसान के जो साथ में जो जाति हो रही थी अंग्रेजों के द्वारा, उसके बारे में बहुत डिटेल में लिखा था और साथ में एक नाटक के रूप में इसको वर्णित किया था। इस वजह से जो है नील दर्पण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ और नील दर्पण से प्रभावित होकर नील विद्रोह हुआ था। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नील विद्रोह से नील दर्पण से पुस्तक से या बंगाली नाटक से प्रभावित था। और नील दर्पण का आपको प्रकाशन वर्ष ध्यान रखना है 1860। तो 1860 में यह प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा माइकल मधुसूदन दत्त नाम के लेखक थे। उन्होंने क्या किया था, तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ये सभी प्रश्न आप जब बीपीएससी प्री में देखेंगे तो ये सभी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप बीपीएससी प्री भी देने में इंटरेस्टेड हैं तो उसके लिए भी इक्वली क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। तो माइकल मधुसूदन दत्त। और एक बात और, जितने भी लोग यहाँ पे बीपीएससी केवल अभी तक बीपीएससी का पीआरटी का एग्ज़ाम दिए हैं या बीपीएससी के अदर एग्ज़ाम दिए हैं, इसके अलावा आपने कोई और एग्ज़ाम नहीं दिए, तो हम आपसे इतना चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आपने पीआरटी का भी एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी का, तो आप मान के चलिए कि आप बीपीएससी प्री के लिए एलिजिबल हैं। बीपीएससी प्री में मतलब जो पीआरटी में जिस लेवल पे प्रश्न पूछे गए हैं खासकर इस बार, अब उसके आगे कुछ बचता नहीं है। वो कुल मिला के आपको वही है कि बीपीएससी प्री के लेवल पे आपको रेडी होना पड़ेगा, तभी आप इन सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। तो जिन लोगों ने भी पीआरटी का एग्ज़ाम दिया है, आप आराम से बीपीएससी प्री का फॉर्म आएगा, भरिएगा, बीपीएससी प्री दीजिएगा। इससे आपको क्या होगा, जीएस आपका मजबूत होगा, पढ़ाई चलती रहेगी और परीक्षाओं के इंतजार में मत रहिए कि जब TRE 4 आएगा तब हम TRE 4 की तैयारी करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। समय हर बार नहीं मिलता है। पिछली बार कई लोगों का रहा कि हमें समय नहीं मिला, इस बार समय मिला है तो उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ सभी लोग समझिए। तो माइकल मधुसूदन दत्त का नाम ध्यान रखिएगा। नील दर्पण का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। और नील विद्रोह होने का कारण क्या था, तो जो यूरोपीय बागान मालिक थे इन्होंने स्थानीय किसानों पर जो है अधिक मुनाफे वाली जो फसलें थी, जैसे चावल वगैरह में ज़्यादा मुनाफा होता था, लेकिन इसकी जगह पर कम जो प्रॉफिट मिलता था किसानों को, तो नील उगाने के लिए, जैसे कि नील पे उतना ज़्यादा प्रॉफिट किसानों को नहीं मिलता था, तो लेकिन जो है किसानों को काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह थे, उससे फंसा रखा था अंग्रेज़ों ने। यहाँ पे जो यूरोपीय बागान मालिक थे उन्होंने नील किसानों को और उनका मजबूर करके उनको शोषण करते रहते थे। तो नील विद्रोह का कारण हमने आपको बता दिया कि किसानों को ज़बरदस्ती जो नील उगाने पर मजबूर किया जाता था। नेतृत्व किया था दिगंबर बिश्वास और विष्णु बिश्वास ने। दीनबंधु मित्र ने जो है नील दर्पण पुस्तक लिखी थी जो कि 1860 में प्रकाशित हुई थी और इसी से नील विद्रोह प्रभावित भी हुआ था। आगे बढ़ते हैं और ये ध्यान रखिएगा, पुस्तक पहले लिखी जा चुकी है, पुस्तक पहले लिखी जा चुकी है, प्रकाशन 1860 में हुआ है और इस पुस्तक से प्रभावित भी हुए थे नील विद्रोह। अब आगे बढ़ते हैं, सफाहोर विद्रोह या सफाहोर आंदोलन। तो सफाहोर विद्रोह की बात करें, सफाहोर आंदोलन भी कहा जाता है इसको, 1868 से 70 के मध्य हुआ था। खेरवार आंदोलन भी कहते हैं इसको। तो खेरवार आंदोलन, सफाहोर आंदोलन एक ही है। नेतृत्व किया था बाबा भागीरथ मांझी ने और ये सफाहोर आंदोलन किसका था, तो संथाल जनजाति का। तो ध्यान रखिएगा, संथाल जनजाति का एक आंदोलन था जिसको सफाहोर आंदोलन कहा जाता है या सफाहोर विद्रोह कहा जाता है। बाबा भागीरथ मांझी ने सफाहोर आंदोलन का या खेरवार आंदोलन का नेतृत्व किया था। अन्य नेता लाला हेम्ब्रम पाइका मुर्मू थे। कारण था धार्मिक भावनाओं पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ यह विद्रोह हुआ था। अब आते हैं बिरसा मुंडा का जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में समझ लेते हैं डिटेल में। बिरसा मुंडा का जन्म ध्यान रखिएगा 15 नवंबर 1875 को हुआ था। डिटेल में आज हम इस वीडियो में बता दे रहे हैं। इससे पहले हमने आपको बीपीएससी TRE के लिए जब पढ़ा रहे थे तो वहाँ शॉर्ट्स में भी आपको बताया था, तो वही आप शॉर्ट्स का यहाँ पे क्लिप देखे होंगे अभी कि। तो आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी नए हैं जिनको हमारे बारे में उतना नहीं पता, तो आप शॉर्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं, हमने आपको बहुत कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ दी हैं, आप इनसे अच्छे से तैयार कर सकते हैं। परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हमने वहाँ पे कवर किए हैं। इसके अलावा आप एकलव्य सीरीज प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको एकलव्य सीरीज मिलेगा। एकलव्य सीरीज में हमने बीपीएससी TRE 3 के लिए पूरा पढ़ाया था, TRE 4 के लिए भी था पूरा, और वो एक हिसाब से क्रैश कोर्स था, तो फ्री में हमने आपको सब कुछ पढ़ाया था। तो क्रैश कोर्स जाके आप वहाँ से देख लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप में सारे नोट्स भी हमने ऑलरेडी दे रखे हैं उस एकलव्य सीरीज के, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम सभी का एक ही लिंक में, एक ही कमेंट में करके एक ही में सबका दे देंगे, तो आप उसमें डिटेल में जाके देख लीजिएगा। साथ में टेस्ट सीरीज ज़रूर देख लीजिएगा।
अब आते हैं बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। उलीहातू खूंटी जिला था, तो उलीहातू नामक स्थान पर खूंटी जिला में। और 15 नवंबर 2021 से आपको पीआरटी टीआरई 2.0 में प्रश्न पूछा गया था कि कब से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो 15 नवंबर 2021 से, और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस की याद में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। और इनके पिता का नाम था सुगना मुंडा। खुंटकट्टी प्रणाली, तो खुंटकट्टी प्रणाली जो है छोटा नागपुर के मुंडा जनजाति में प्रचलित भू स्वामित्व की प्रणाली थी, जिसमें मुंडा आदिवासी जंगलों को साफ करके कृषि योग्य बनाते थे और जिस पर पूरे कबीले का स्वामित्व होता था। तो खुंटकट्टी प्रणाली आपको क्लियर है, मुंडा जनजाति में पाई जाती थी। 1874 में क्या हुआ, अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों के आगमन ने खुंटकट्टी व्यवस्था को जमींदारी व्यवस्था में बदल दिया। क्योंकि ये जब अंग्रेज आएंगे तो 1793 में जो अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था स्टार्ट हुई है उसको लागू करने का प्रयास करेंगे। और 1874 में जो है फाइनली अंग्रेजों ने जो है और बाहरी जमींदारों के साथ में आए, खुंटकट्टी व्यवस्था की जगह जमींदारी व्यवस्था में बदल दिया। मुंडा आदिवासी आर्थिक रूप से कर्ज में धीरे धीरे डूबते चले गए। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक पॉइंट कि मुंडा जो लोग थे वो अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों को दीकू कहकर पुकारते थे। तो दीकू किसको बोला जाता था, तो अंग्रेजों और बाहरी जमींदारों को दीकू कहा जाता था मुंडा लोगों के द्वारा। फिर खुंटकट्टी व्यवस्था के समाप्त होने पर, खुंटकट्टी व्यवस्था लगभग मान के चलिए 1874 में इन्होंने समाप्त करना स्टार्ट किया। 10 साल के अंतर्गत पूरी तरीके से समाप्त हो गई। और जब समाप्त हो गया तो 1895 में यही जो खुंटकट्टी व्यवस्था का समाप्त होने का जो कारण था, और साथ में जो जमींदारी व्यवस्था का जो शोषण था, तो जमींदारी व्यवस्था का जो शोषण था मुंडाओं का, उसके कारण जो है 1895 में बिरसा मुंडा का उत्थान होता है। उन्होंने अंग्रेजों की जमींदारी और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई भी छेड़ दी। तो जंगल जमीन और साथ में अंग्रेजों की जमींदारी व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ा था 1895 में बिरसा मुंडा ने। आगे बढ़ते हैं। 1895 में बिरसा मुंडा ने नया धर्म बनाया था जिसका नाम था सिंह बोंगा धर्म। तो सिंह बोंगा धर्म ध्यान रखिएगा, इसको बिरसाइत धर्म भी कहते हैं, बिरसैत भी बोलते हैं। तो बिरसैत या बिरसाइत धर्म या सिंह बोंगा धर्म। तो ध्यान रखिएगा, सिंह बोंगा धर्म की स्थापना की थी बिरसा मुंडा ने 1895 में। बिरसा ने 1895 में स्वयं को सिंह बोंगा भगवान का दूत घोषित किया था। तो सिंह बोंगा भगवान का दूत घोषित किया था 1895 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिरसा मुंडा को जो मुंडा जनजाति के लोग थे वो धरती आबा कहकर पुकारते थे। धरती आबा का मतलब है धरती के पिता। आगे बढ़ते हैं। 24 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार किया गया था। 2 साल की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी और 30 नवंबर 1897 को जेल से छूटे थे। जेल से छूटे अब इन्होंने पूरा जो है स्टार्ट किया था कि अब विद्रोह करना है। तो फाइनली जो है मुंडा विद्रोह पर आते हैं। तो मुंडा विद्रोह, जिसको हम उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं, इंग्लिश में द ग्रेट ट्यूमल्ट कहते हैं, 1899 से 1900 इसका समय माना जाएगा। अगर 1 वर्ष आपको दिया रहेगा तो आपको 1899 लगाना है। अगर मान लीजिए कि मुंडा विद्रोह कब हुआ था, 1899, 1900, 1901, तो आपको एक अगर पूछा जाएगा तो 1899, नहीं तो 1899 से 1900 दोनों दिया रहता सामान्यतः। आगे बढ़ते हैं। नेतृत्व किया था बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु ध्यान रखिएगा आनंद पांड थे। पांडे नहीं है, पांडे जी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा नाम ही कुछ ऐसा है, तो नाम में आपको क्या रखा है बस ध्यान रखना कि आनंद पांड। तो आनंद पांड बिरसा मुंडा के राजनीतिक गुरु थे। कहीं कहीं आपको पांडे भी लिखा रहता लेकिन टेक्निकली सही नहीं है। तो बिरसा मुंडा के जो राजनीतिक गुरु थे उनका नाम आनंद पांड था। और बिरसा मुंडा ने किसी को भी अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया गया था। और ये बीपीएससी टीआरई पीआईक्यू में बीपीएससी ने फाइनल आंसर की में इस प्रश्न का आंसर माना भी है। तो ध्यान रखिएगा बिरसा मुंडा ने जो है किसी को भी अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त नहीं किया था। और ऐसा माना जाता है, कुछ लोग मतलब मानते हैं, इतिहासकार मानते हैं कि गया मुंडा जो है मुंडा विद्रोह में सेनापति थे लेकिन नियुक्त नहीं किया गया था। प्रश्न पूछा गया था कि किसने, बिरसा मुंडा ने किसको अपना कमांडर इन चीफ नियुक्त किया था, तो नियुक्त किसी को नहीं किया था। तो और ऐसा माना जाता है कि गया मुंडा जो थे वो मुंडा विद्रोह में सेनापति थे, बस माना ही जाता है। लेकिन नियुक्त करने की जब बात आएगी तो बीपीएससी ने वहाँ आंसर नहीं माना है। अब आगे बढ़ते हैं। 1895 में ये आपका हो गया है। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। तो डेट आपको ध्यान रखना है कि फाइनली जब मुंडा विद्रोह स्टार्ट हुआ तो 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया गया था। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का देहांत हुआ था। तो 9 जून डेट आपको ध्यान रखना है कि 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा का देहांत हो गया था। फाइनली जो है बिरसा मुंडा के जाने के बाद छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 में आया था। तो छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 में अंग्रेज सरकार लेके आई थी।
और इसमें क्या किया गया था, तो आदिवासी भूमि को जो है गैर आदिवासी भूमि के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। तो कुल मिला के ये एक रूप से देखा जाए तो बिरसा मुंडा के द्वारा जो विद्रोह किया गया था उसके प्रभाव में जो अंग्रेज मजबूर होकर छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 लेके आए थे। तो ये भी आप प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर किराएदारी अधिनियम 1908 ने क्या किया था, तो आदिवासी भूमि को गैर आदिवासियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। यानी अब बाहर से जमींदार आके ज़मीन नहीं खरीद सकते हैं, प्रताड़ित नहीं कर सकते हैं आदिवासियों को। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने विद्रोह को शॉर्ट में कर दिया, चूँकि एक शॉर्ट्स में भी हमने दिया था तो वो भी हमने यहाँ पे कंपाइल कर दिया। शाम को आप PDF में सारा कुछ देख सकते हैं डिटेल में। और जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। बनारस विद्रोह राजा चैत सिंह, 1781 का विद्रोह फतेह बहादुर शाही के नेतृत्व में। फिर यहाँ पे सन्यासी विद्रोह की बात करें तो हमने आपको बताया था कि अलग अलग डेट दिया जाता है, कहीं कुछ दिया जाता है। अब यहाँ पे 1773 से 1800 भी आपको मिल सकता है कहीं जगह पे, तो उसको लेकर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आपको दिया जाएगा तो एक सामान्य डेट ऐसा दे दिया जाएगा कि आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, तो आपको उसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। 1773 से 1800 मतलब समान रूप से माना जाता है। बाकी 1820 तक ये मतलब एक्सटेंड हुआ था, विस्तार हुआ था, चला था, लेकिन सामान्यतः जो माना जाता है, सबसे जो सटीक माना जाता है कह सकते हैं वो 1773 से 1800। 1770 तक आते आते इसको एक इफेक्ट मिला, प्रभाव मिला। 1763 में बहुत इतिहासकार मानते हैं कि हाँ स्टार्ट हुआ था, लेकिन वास्तव में देखा जाएगा तो आप ज़्यादातर पुस्तकों में जो देखेंगे वो 1773 से 1800। सन्यासी विद्रोह के जो प्रमुख नेता हैं भवानी चरण पाठक, देवी चौधरानी, इसके अलावा दिरजी नारायण करके भी एक व्यक्ति थे। बंकिम चंद्र चटर्जी का जो उपन्यास था आनंद मठ में वर्णित है ये। हो और मुंडा विद्रोह परहट के राजा के नेतृत्व में। कोल विद्रोह बुद्धू भगत के नेतृत्व में। भूमिज विद्रोह गंगा नारायण सिंह के नेतृत्व में। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू मुर्मू के नेतृत्व में। नील विद्रोह दिगंबर और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। सफाहोर आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। उलगुलान या मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। दक्कन विद्रोह ध्यान रखिएगा 1875 में हुआ था महाराष्ट्र में, इसको दक्कन दंगा भी बोला जाता है। तो दक्कन दंगा डेक्कन रॉयट्स 1875 वर्ष आपको ध्यान रखना, NCERT में इसके बारे में दिया गया है। पुणे सतारा जो जिले थे महाराष्ट्र के वो प्रभावित जिले थे, और इसमें दक्कन दंगों में क्या किया गया था किसानों के द्वारा, तो साहूकारों के कब्जे से बंध मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, फरमान दस्तावेज को प्राप्त कर लिया था किसानों ने, उसको नष्ट कर दिया था। चूँकि साहूकारों ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया था कि दक्कन के किसानों को तमाम तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में लाकर उनको जो पूरी तरीके से कर्जदार बना दिया था, किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो इसलिए दक्कन दंगे हुए थे 1875 में महाराष्ट्र में, किसानों द्वारा ये किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन, ये कोई वैसा विद्रोह है नहीं, लेकिन ये आ गया तो बस देख लीजिए, आंदोलन है ये, विद्रोह नहीं है ये। अलीगढ़ आंदोलन 1875 में सर सैयद अहमद खान इसके संस्थापक थे। इसके अलावा अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में एक आंदोलन हुआ था, तो अलीगढ़ आंदोलन के विरोध में अहरार आंदोलन 1910 में, संस्थापक थे मौलाना मोहम्मद अली हकीम अजमल खान। तो ये कोई विद्रोह नहीं है, बस आ गया है तो इसलिए आप देख लीजिए। ताना भगत आंदोलन की बात करें तो ये आदिवासियों द्वारा किया गया था, तो इसलिए हमने इसको विद्रोह वाली श्रेणी में रखा है। तो ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 के बीच में जतरा भगत के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था 1914 में। उराव जनजाति के लोगों में से समुदाय जो ताना भगत का समुदाय था वो बना था। अब यहाँ पे प्रश्न है, प्रश्न पे आते हैं। और ये दो तीन अभी आंदोलन और भी हैं किसानों से रिलेटेड, तो ये रह गए थे, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ताना भगत आंदोलन 1914 से 20 के मध्य में हुआ था, नेतृत्व किया था जतरा भगत ने। कारण था ब्रिटिश सरकार के व साहूकारों ठेकेदारों के खिलाफ ये किया गया था। ताना भगत जो समुदाय था वह उराव जनजाति के लोगों से उत्पन्न हुआ था, और इसको किसने बनाया था, तो जतरा भगत ने बनाया था। जतरा भगत एक संत थे उराव जनजाति के, इनके काफ़ी सारे फॉलोअर्स भी थे। 1920 तक आते आते यह आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी आंदोलन का हिस्सा बन गया था, और इसके बाद 1921 से जो उराव जनजाति थी वो कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेना भी स्टार्ट कर दिया था। और साथ में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन घटित हुआ 1920 के बाद, उसमें उराव जनजाति का पूरा एक्टिव सपोर्ट रहा, सक्रिय सपोर्ट रहा आंदोलन को। फिर हम मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। क्षेत्र था केरल का दक्षिण मलाबार। तो मलाबार तट आप जानते हैं, मलाबार तट केरल तट को बोला जाता है। तो केरल तट का जो दक्षिणी हिस्सा है, तो दक्षिणी मलाबार, वहाँ पे हुआ था मोपला विद्रोह 1921 में। मोपलाओं ने जो है मालाबार के ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन किया था। तो मोपला जो थे ये टेक्निकली देखा जाए तो मोपला मुस्लिम थे, तो मुस्लिम किसान थे, इन्होंने मालाबार के ब्रिटिश और हिंदू जमींदारों के खिलाफ ये आंदोलन किया था। तेभागा आंदोलन की बात करें, तेभागा मूवमेंट इस बार पूछा भी गया था। तो 1946-47 में ये हुआ था।
1946 में स्टार्ट हुआ था, 1947 तक चला था, बंगाल में हुआ था। नेतृत्व किसने किया था? तो आपको जवाब होना चाहिए किसान सभा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा किसान सभा। और ये सभी प्रश्न यूपीएससी में पूछे गए हैं, तो और ये ज़रूरी भी हैं और इस बार पूछा भी गया था, तो इसलिए आपको जानकारी भी होना चाहिए। तो भारत का जो कम्युनिस्ट पार्टी था उसका एक किसान फ्रंट हुआ करता था, तो उसी किसान फ्रंट का नाम था किसान सभा। बंगाल में जो एक्टिव था उसी किसान सभा ने तेभागा आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आपको एक ही ऑप्शन दिया जाएगा, किसान सभा। तो किसान सभा ने नेतृत्व प्रदान किया था। प्रमुख मांग क्या थी तेभागा आंदोलन की? तो तेभागा में नाम में ही आंसर छिपा हुआ। तेभागा मतलब क्या होता है? 3 भाग। तेभागा मतलब क्या होता है? 3 भाग। 3 भाग के लिए आंदोलन चल रहा है। इसका मतलब ये है कि जो जमींदारों की जो हिस्सेदारी थी फसल में, वो पहले थी 1/2 हिस्सा। 1/2 हिस्सा का मतलब है 50%। 1/2 का मतलब होता है 50%, और इसको कम करके जो है 1/3 करने की मांग की गई थी। 1/3 जिसको 3 भाग बोलते हैं, तो बोला गया कि 3 भाग कर दीजिए, इसीलिए इसका नाम ही रख दिया गया तेभागा आंदोलन। तो समझ गए आप। और यही आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कितना किया गया था, तो उस प्रश्न का आंसर था 1/2 पहले था, 1/2 से 1/3 करना इनकी प्रमुख डिमांड थी। तो तेभागा आंदोलन में 1/2 जो हिस्सा था, 50% जो हिस्सा था जमींदारों का, उसको घटाकर 33% करने की डिमांड थी किसान सभा की। तो ये प्रमुख आंदोलन थे जो इसमें आपको क्लियर हो गए हैं। अब आते हैं प्रश्नों पर, और हमने यहाँ पे आपको जनजाति विद्रोह भी कंप्लीट करा दिया है और किसान आंदोलन जो महत्वपूर्ण घटित हुए वो भी कंप्लीट करा दिया है एक ही वीडियो में। और आप लोग जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आप लोग जब शेयर करेंगे तभी हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस ला सकते हैं, क्योंकि हमारी भी अपनी एक लिमिटेशंस है। और इस समय चूँकि समय ऐसा चल रहा है कि ज़्यादातर जो अभ्यर्थी हैं वो इंटरेस्टेड नहीं है पढ़ाई करने में, क्योंकि पेपर हुआ है। अब सब लोग जो ज़्यादातर सभी का जो एक रुझान है, टेंशन है कि कट ऑफ कितना जाएगा, नंबर कितना आएगा, रिजल्ट कब आएगा, इस पे ज़्यादा फोकस है। लेकिन हम फिर भी कहना चाहेंगे कि अपनी सभी लोग पढ़ाई जारी करते रहें। और पढ़ाई कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जब एग्ज़ाम आएगा तब कर लेंगे, पढ़ाई लगातार की जाती है और पेपर के लिए आपको हमेशा रेडी होना पड़ता है। और बीपीएससी में आपने देखा है कि बीपीएससी अचानक से पेपर ले लेता है, सरप्राइज़ करता रहता है, और फिर उस समय दिक्कत ये हो जाती है कि एक साथ हम सारी चीज़ों को पढ़ नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग अपना सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को चैनल से जोड़िए जो पढ़ने में इंटरेस्टेड हो, जो टीआरई या बीपीएससी प्री का तैयारी कर रहे हो या इसके अलावा स्टेट पीसीएस का भी तैयारी कर रहे हो, तो उनको भी जोड़िए। हम सभी के लिए यहाँ पे काम कर रहे हैं, बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए। यही सपोर्ट जो है हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल में हमने स्टार्ट किया था चैनल को, लेकिन मई जून तक आते आते 10 जून तक आते आते बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, लगभग मान के चलिए 1000 लोग के आसपास जुड़े हुए थे, सब्सक्राइबर थे। 20 जून तक आते आते इनकी संख्या बढ़ के 2500 हो जाती है। वहाँ से काफ़ी सारी जब डिमांड्स आई तो वहाँ से हमने आपके लिए एक अलग से एकलव्य सीरीज लगभग 25 जून के आसपास स्टार्ट किया था। तो और उस समय चैनल काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को बहुत लेट से पता चला था, क्योंकि एक छोटा चैनल होता है और यूट्यूब की दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है और यूट्यूब की दुनिया में आप सभी तक पहुंचना आसान नहीं होता है। तो इसलिए हम आपके ऊपर भी निर्भर होते हैं कि आप अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को, 4 व्यक्ति को, जितने भी आपकी जानकारी की अगर आप लोग चैनल के बारे में उनको बताएंगे तो इससे आपका भी फ़ायदा है, हमारा भी फ़ायदा है, और हम आपके लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस तब ला सकते हैं। क्योंकि एक क्लास में लाना और उसको प्रिपेयर करना लगभग 1 घंटे की क्लास 4 घंटे से 5 घंटे लगते हैं, और ये हम ही समझ सकते हैं क्योंकि हमको प्रिपेयर करना रहता है। तो इसलिए हम इतना तो उम्मीद आपसे करते हैं कि जो लोग भी सिंसियर हैं, सीरियस हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को चैनल से जोड़ें जो आपकी जानकारी के हों, जो आगे तैयारी करना चाहते हो। और हमारी सबसे बड़ी खासियत यही कि हम आपको सबसे कम समय में सबसे कम कंटेंट के साथ में आपको तैयारी कराते हैं। बहुत ज़्यादा आपको पूरा विकिपीडिया उठा के नहीं दे देते हैं कि पूरा, जो ज़्यादातर कोचिंग वाले क्या करते हैं, आपको पूरा इतना ज़्यादा नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं जो आपके किसी काम का नहीं होता है। तो बहुत सेलेक्टिव पढ़िए और स्मार्टली पढ़िए और एडवांस तरीके से भी आपको पढ़ाया जाएगा, बस आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। फिलहाल अब आगे आते हैं पहले प्रश्न पर, और इन प्रश्नों को आप टेलीग्राम चैनल से भी जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल में हमने एक अलग सा ग्रुप बना रखा है टेस्ट सीरीज़ के नाम से, तो उसको आप यहाँ पे जाके सब प्रश्न आप कर सकते हैं। ये प्रश्न कुछ समय बाद डाल दिए जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो सन्यासी विद्रोह की अगुवाई रामतीर्थ, पंडित भवानीचरण पाठक, गंगा नारायण सिंह। तो आंसर है पंडित भवानीचरण पाठक ने सन्यासी विद्रोह की अगुवाई की थी। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था? भागलपुर, पूर्णिया, बक्सर। तो आंसर है पूर्णिया जिला सन्यासी विद्रोह का केंद्र था। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किस उपन्यास में किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख नील दर्पण, आनंद मठ, गोदान। तो आनंद मठ उपन्यास में किया गया है उल्लेख।
आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मधुसूदन दत्त। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय आनंद मठ के लेखक हैं। देवी चौधरानी से संबंधित कथन कौन से सत्य हैं? तो देवी चौधरानी की बात करें तो देवी चौधरानी सन्यासी विद्रोह की प्रमुख नेता थी, तो सही बात है। देवी चौधरानी नामक उपन्यास बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा, ये भी सही बात है। देवी चौधरानी उपन्यास 1884 में प्रकाशित हुआ था, ये भी सही है। इस बार सन्यासी विद्रोह, इस बार आनंद मठ का पूछा था, हो सकता है अगली बार देवी चौधरानी का पूछ ले, तो ध्यान रखना 1884 में। और ये यहाँ पे इस प्रश्न के सभी स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, चुआर विद्रोह के संबंध में सही कथन कौन से हैं? इसे जंगल महल आंदोलन भी कहते हैं। इसकी शुरुआत 1771 में हुई थी। इसका नेतृत्व राजा जगन्नाथ धल या जगन्नाथ सिंह ने किया था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आंसर हो जाएगा इसका भी उपयुक्त में से एक से अधिक। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था 1832-33 में? गंगा नारायण सिंह, माधव सिंह, राजा चैत सिंह। तो आंसर है गंगा नारायण सिंह ने भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किया था। बनारस विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो बनारस विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गलत पूछा गया है। यहाँ अगस्त 1781 में काशी नरेश चैत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसका कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के वारेन हेस्टिंग द्वारा काशी नरेश पर अतिरिक्त राजस्व एवं सैनिक आपूर्ति दबाव था। बिहार का 1781 का विद्रोह बनारस विद्रोह से प्रभावित था। तो आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तीनों स्टेटमेंट आपको सही लग रहे होंगे। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। चूंकि पूछा गया गलत कथन कौन सा है, जब तीनों ही सही हैं तो गलत तो कोई नहीं है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। 1781 में बिहार का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? राजा परहट, राजा फतेह बहादुर शाही, राजा दुर्जन सिंह। आंसर है राजा फतेह बहादुर शाही। अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर के सिंहभूम में 1820 में शुरू हुए हो और मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो हो और मुंडा विद्रोह के नेता 1820 में राजा परहट, राजा अकबर अली खान, बिरसा मुंडा। तो आंसर है राजा परहट नेता थे हो और मुंडा विद्रोह के। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह कब हुआ था? तो गोमधर कुंवर के नेतृत्व में अहोम विद्रोह 1822, 1829, 1828। तो आंसर है 1828। 1829-33 के मध्य खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जोआ भगत, बिंद्राय मानकी, तीरथ सिंह। तो तीरथ सिंह ने खासी विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1832-33 के मध्य बुद्धू भगत के नेतृत्व में हुए कोल विद्रोह किस क्षेत्र में घटित हुआ था? राजमहल पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर, बघेलखंड। तो कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में घटित हुआ था। राजमहल पहाड़ियों की बात करें तो राजमहल पहाड़ियों की बात करें तो इसमें जो है आपको पता है संथाल विद्रोह इस क्षेत्र में घटित हुआ था। छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह घटित हुआ था। तो कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र से संबंधित है। आपसे क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, नेतृत्वकर्ता भी पूछा जा सकता है। कूका आंदोलन पंजाब में किसने संगठित किया था? तो कूका आंदोलन को संगठित किसने किया था? भगत जवाहर मल, बाबा राम सिंह, करतार सिंह। तो बाबा राम सिंह ने या गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया था। 1840 में पंजाब में शुरू हुए कूका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो भगत जवाहर मल, बाबा राम सिंह, करतार सिंह। आंसर है भगत जवाहर मल 1840 में कूका आंदोलन के संस्थापक थे। तो आंसर हो जाएगा भगत जवाहर मल। संथाल विद्रोह, संथाल हुल से संबंधित कथनों में से सही कथन कौन सा है? यह विद्रोह 30 जून 1855 को आरंभ हुआ। प्रभावित क्षेत्र राजमहल की पहाड़ियों के आसपास का क्षेत्र है। नेतृत्वकर्ता सिद्धू और कानू मुर्मू है। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो उपयुक्त में से एक से अधिक कथन यहाँ पे सही है। और आप लोग इतना ध्यान रखिए, जो हम आपको प्रश्न देते हैं इसके माध्यम से आपको काफ़ी सारे फैक्ट्स याद हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको फैक्ट दे दिया गया है, क्षेत्र दे दिया गया है, तो इस तरीके से हम आपको प्रश्न भी डिजाइन करते हैं कि आपको नॉलेज में भी बढ़ोतरी हो, साथ में आपको तैयारी भी अच्छी चलती रहे। तो आंसर यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक है। निम्नलिखित में से किस उपन्यास से नील विद्रोह प्रेरित था? तो आनंद मठ, नील दर्पण, देवी चौधरानी। तो नील दर्पण की बात करें तो नील दर्पण से नील विद्रोह प्रेरित था। आनंद मठ में आपको पता है कि किस विद्रोह के बारे में जिक्र किया गया है। देवी चौधरानी के बारे में हमने बता दिया है कि सन्यासी विद्रोह की एक प्रमुख नेता थी, उनके बारे में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा हुआ है देवी चौधरानी उपन्यास। 1859-60 में नील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दिगंबर और विष्णु विश्वास, विष्णु शर्मा, दिगंबर और विष्णु विश्वास, पंडित भवानीचरण पाठक। तो दिगंबर और विष्णु विश्वास इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार आपको नाम में भी फंसा देता है, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना रहता है पूरा नाम। नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो दीनबंधु मित्र, मधुसूदन दत्त, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आंसर है दीनबंधु मित्र नील दर्पण के लेखक थे। फिर नील दर्पण किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो नील दर्पण 1860 में प्रकाशित हुई थी।
नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो माइकल मधुसूदन दत्त ने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। सफाहोर आंदोलन या विद्रोह 1868-70 का नेतृत्व किसने किया था? बाबा राम सिंह, बाबा भागीरथ मांझी, जतरा भगत। तो आंसर है बाबा भागीरथ मांझी ने सफाहोर आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो आंसर हो जाएगा बाबा भागीरथ मांझी। अगला प्रश्न है, ताना भगत आंदोलन के संदर्भ में सही कथन है। यह आंदोलन 1914 में शुरू हुआ। जतरा भगत इसके नेता थे। ताना भगत उराव जनजाति से उत्पन्न समुदाय था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सही है। जब तीनों स्टेटमेंट सही है तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? कोरोमंडल तमिलनाडु, दक्षिणी मालाबार केरल, कोंकण कर्नाटक। तो मोपला विद्रोह का जो क्षेत्र है वो है दक्षिण मालाबार केरल। और आप सभी लोग जो है टेस्ट जाके जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जो टेस्ट के प्रश्न हैं, क्वेश्चंस जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिए गए आप उनको जाके जरूर अटेम्प्ट करें। और इस समय काफ़ी कम संख्या में अभ्यर्थी अटेम्प्ट कर रहे हैं। जब TRE 3 का एग्ज़ाम चल रहा था तो 700 लोग तक अटेम्प्ट कर रहे थे। इस समय संख्या काफ़ी कम है। तो आप लोग जो है कम से कम प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करते रहें। बस इतना आपको ध्यान रखना कि प्रश्न को बहुत सीरियसली आपको पढ़ना है। तो मोपला विद्रोह 1921 में दक्षिण मालाबार केरल में हुआ था। अगला प्रश्न है, तेभागा आंदोलन के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो यह बंगाल में 1946 में घटित हुआ था। इसका नेतृत्व किसान सभा ने किया था। इसकी मुख्य मांग जमींदारों की फसल में हिस्सेदारी 1/2 से 1/3 करना था। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो तेभागा आंदोलन ध्यान रखिएगा महत्वपूर्ण है इस बार के लिए। आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। फिर है प्रश्न, खुंटकट्टी प्रणाली निम्नलिखित में से किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित थी? मुंडा, संथाल, उराव। तो ये आपको पता है मुंडा समुदाय में खुंटकट्टी प्रणाली प्रचलित थी। अगला प्रश्न है, उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो 1899-1900 में उलगुलान या मुंडा विद्रोह हुआ था। स्टार्ट हुआ था 1899 में, 1900 में समाप्त हो गया था। तो उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आंसर है बिरसा मुंडा। ध्यान रखिएगा नेतृत्वकर्ता केवल एक माने जाएंगे। आनंद पान राजनीतिक गुरु थे। गया मुंडा इनके कहे जाते हैं कि सेनापति थे, लेकिन जब नेतृत्वकर्ता की बात करी जाएगी तो केवल एक आएंगे, बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बिरसा मुंडा। और इसको उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो आज के जो प्रश्न हैं आपके समाप्त होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपकी क्लास कैसी लगी। और आप इतना एक चीज़ समझ लीजिए, सभी लोग जो भी चाहते हैं कि हम आपके लिए क्लासेस लेके आ पाएँ, आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है। और इस बार समय है, पिछली बार समय का अभाव था, फिर भी हमने आपको एकलव्य सीरीज़ के माध्यम से कम समय में कम से कम कंटेंट में आपको पढ़ने के लिए रिलेवेंट मटेरियल दिया था। आपका समय मतलब बचाते हुए समय आपका हमने बर्बाद नहीं होने दिया। हमने आपको 1 से 2 घंटे की क्लासेस देते थे, बाकी आपको सेल्फ स्टडी करना रहता था। और कई सारे अभ्यर्थियों ने इस जो चीज़ है इसको फॉलो किया था, उनके अच्छे नंबर भी आए। बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो बड़े बड़े क्लासेस जो होते हैं सो कॉल्ड, अगर कोई 1 घंटे में, मान लीजिए अगर आपको कोई 1 घंटे में 10 क्वेश्चन करा रहा है तो ऐसे लोगों को देखना छोड़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है, आपका सिर्फ समय बर्बादी है। आप इस चीज़ को समझिए। जो केवल ऑनलाइन आकर लाइव आकर क्या करते हैं, चैट में बात करते रहते हैं छात्रों से, इसके अलावा टाइम पास करने के लिए, इसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, अपना तमाम जो पेड कोर्स है वो लॉन्च करते रहते हैं, डेली लॉन्च करते रहते हैं, दिन भर में 40 बार अपना पेड कोर्स लॉन्च करते रहते हैं, हर एक वीडियो में इसको स्पॉन्सर करके दिखाते हैं बार बार। तो ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़िए। TRE जो 3 का एग्ज़ाम हुआ था, हम ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, TRE 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, जितने भी कोचिंग इस समय जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि हम पढ़ा रहे हैं TRE के लिए, जाके केवल PRT का पेपर उनके टीचर अटेम्प्ट कर लें। कोई भी, मैं ज़्यादा गारंटी के साथ में कह रहा हूँ, कोई 80 नंबर से 81 नंबर भी ला नहीं पाएगा। ये इनकी क्षमता है। तो इसलिए आप भी समझिए कि आपके अंदर जो क्षमता है वो किसी के अंदर नहीं है। आप उस क्षमता का अपने अंदर विस्तार कीजिए, अपने आप को प्रेरित कीजिए। और ध्यान रखिए, परीक्षाएं हमेशा सेल्फ स्टडी से और अच्छे गाइडेंस से निकाली जा सकती हैं। कोई किसी का कोचिंग पढ़कर टॉपर आज तक नहीं हुआ है। आप UPSC तक के एग्ज़ाम का हम आपको एग्जाम्पल दे दे रहे हैं। UPSC तक के में क्या होता है कि लोग अब जो अभ्यर्थी होते हैं पढ़ते हैं, लेकिन अंत में मजबूरन क्या होता है, इंटरव्यू में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटरव्यू में जाते हैं। अब इंटरव्यू तो कहीं सेल्फ से हो नहीं सकता, तो इंटरव्यू के लिए कहीं दृष्टि IAS में गए, कहीं अन्य कोचिंग में गए। अब वहाँ से देखिए, छात्र ने ना तो प्री पढ़ा था इनसे, ना मेंस पढ़ा था, लेकिन इंटरव्यू में चला गया। अब छात्र जब सेलेक्ट हो गया, UPSC में सेलेक्ट हो गया, ऑफिसर बन गया, अब वहाँ से सारा क्रेडिट जो है, जो कोचिंग रहते वो ले लेते कि ये हमारे यहाँ से पढ़े थे। आप सभी को लगता है कि हाँ इन्हीं के यहाँ से पढ़े थे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। तो इस चीज़ को समझिए। जो भी सफल हो सकता है, ऐसे जो जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग द्वारा, जिस तरीके से पेपर बनाया जाता है, जो सेल्फ स्टडी पे फोकस होकर पढ़ाई करेगा, वही अभ्यर्थी सफल हो सकता है।
ये ध्यान रखिए आप सभी लोग, और यही मूल मंत्र है, सेल्फ स्टडी करते रहिए। हम आज भी बता रहे हैं कि जब भी TRE 4 का एग्ज़ाम होगा हम लास्ट डे तक आपको जो है पढ़ाते रहेंगे, लेकिन 1 से 2 घंटा आपसे ज़्यादा आपका नहीं लेंगे। जब 1 से 2 घंटा ज़्यादा नहीं लेंगे तो बाकी बचे 8 से 10 घंटे आपको खुद पढ़ने होंगे। लेकिन ये सोचिए कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम किसी का मैराथन देखेंगे, तो वो आपका सबसे बड़ा ब्लंडर होगा। इस बार भी आपने कई सारे अभ्यर्थियों ने अन्य जगह के मैराथन देखे होंगे, बड़े बड़े मैराथन देखे होंगे, 5-5 घंटे 10-10 घंटे के मैराथन देखे होंगे। ध्यान से सोचिएगा आप लोग इस बात को कि कितने प्रश्न वहाँ से फंसे। जिन प्रश्नों के पीछे आप भागे, इतना समय दिए, 5 से 10-10 घंटे डेली दिए, उन प्रश्नों में से कितने फंसे। तो सबसे बड़ी बात यही है। और हमने आपको जो इस बार पढ़ाया था, ज़्यादा नहीं कह रहे हैं, 6 से 8 का मैथ साइंस का पेपर हुआ था। तो साइंस का जो पेपर हुआ था स्पेशली, इसमें से लगभग 30 प्लस सवाल आपके जो है 9th-10th NCERT से हूबहू पूछे गए थे। हमने आपको पढ़ाया था, और जिन भी अभ्यर्थियों ने इसको फॉलो किया होगा उनको अच्छे मार्क्स आए होंगे इस पेपर में, 6 से 8 मैथ साइंस में। और PRT की बात करें तो PRT में हमने आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री के सभी जो प्रश्न आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री के लगभग सभी प्रश्न हमने आपको कराए थे, ऑलरेडी पढ़ाए थे। इसके अलावा कई सारे प्रश्न थे जो आपको हमने डायरेक्टली पढ़ाए थे, लेकिन इनडायरेक्टली पूछे गए थे। जैसे ओजोन लेयर वाला प्रश्न आया था, ओजोन वाला प्रश्न इनडायरेक्टली पूछा गया था आपसे, लेकिन पढ़ाया सब कुछ गया था। इसके अलावा जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की, तो इससे कई सारे प्रश्न हैं। हम हर एक प्रश्न का क्रेडिट लेना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से पूछा गया, लेकिन कहने का मतलब है कि आप सभी लोग स्मार्टली अगर आप पढ़ाई करेंगे, चीज़ों को कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे, तो आपके परीक्षा में सफल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय आप किसी कोचिंग के। और वो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ध्यान रखिए, जो टीचर भर्ती है इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जो कोचिंग संस्थान है वो इस फोबिया से उबर ही नहीं पाए। उनको लगता है हम टीचर का पढ़ाई करा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पूरा सिविल सर्विसेज के लेवल का पेपर आता है, क्योंकि BPSC आपका पेपर बनाता है अच्छा खासा। और इस बार का PRT का पेपर देख लीजिएगा, जिन्होंने दिया उनको तो पता ही है, जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए जाके आपको जिस लेवल पे प्रश्न पूछे गए हैं वो केवल एक BPSC जैसा आयोग ही पेपर बना सकता है। और इस बार जो प्रश्न पूछे हैं, अब जैसे कई सारे अभ्यर्थी होंगे जो इस बार प्रश्न पूछे होंगे, अब इस बार के प्रश्नों के पीछे भागेंगे, लेकिन अगली बार TRE 4 में क्या होगा, कुछ और पूछ लिया जाएगा। तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार होना है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए, ध्यान रखिए, अपने आप को लिए जो है ध्यान रखिए। जब अपने आप को आप संघर्ष में लाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। सिंपल सा ट्रिक है, जब अपने आप को संघर्ष में लाएंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। हमने आपको PRT का बुक लिस्ट बताया था, अन्य सब्जेक्ट की बुक लिस्ट बताई थी। कई सारे अभ्यर्थियों को बुक लिस्ट ज़्यादा लग रही है, सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। आपको NCERT लेना होना लेना आपकी मजबूरी है, आपका है जो भी है। इतना ध्यान रखिए, आपको एक बार परीक्षा देनी है कि 4 बार परीक्षा देनी है। आप खुद सोच लीजिए कि अगर आपको जो है, मान लीजिए हमने बुक्स आपको बताई, 1500 से 2000 की बुक भी पढ़ी, तो क्या बुक का कोई नुकसान होता है क्या? बुक तो हमेशा आपके पास रहती है, बुक हमेशा आपका नॉलेज इन्हांसमेंट करती है। आप PCS से लेकर UPSC परीक्षाओं में भी इन बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बुक हमने आपको बताई है बहुत ही कॉमन बुक बताई है, जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आपको BPSC ट्री देना हो, चाहे BPSC प्री देना हो, चाहे UP PCS देना हो, चाहे RO का एग्जाम देना हो, जो GS पूछा जाता है उसके लिए हमने आपको बेस्ट बुक बताई। और ये आप जाके YouTube चैनल पे देख लीजिएगा, कोई भी ऐसे सोर्सेस नहीं बताया होगा जो हमने आपको बताए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को, और जो भी अभ्यर्थी सीरियसली अभी तैयारी कर रहे हैं, आप लोग तैयारी करते रहिए, लेकिन खुद से भी पढ़ाई करते रहिए। केवल क्लास के भरोसे नहीं बैठना आपको। जो हमने आपको सोर्सेज बताए उनको इकट्ठा कीजिए, मंगाइए, जाके पता करिए। जो बुक हैं, जो घटना चक्र की बुक्स बेचते हों उनसे जाके बात करिए, उनको कुछ एडवांस दे दीजिए कि आप हमारे लिए ये बुक्स मंगा दीजिए, वो मंगा देंगे। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। वो जो घटना चक्र की एक भी पुस्तक बेचता होगा, वो यानी कि घटना चक्र की पुस्तकें मंगाता है, तो आप उसको नाम बता दीजिएगा, फ़ोटो दे दीजिएगा, वो आपकी बुक्स मंगा देगा। तो आराम से उन बुक्स को आप पढ़िएगा। और सोचिए, आपको बहुत कम पेजेस में हमने जो आपको सोर्सेज बताए, बुक्स बताए, बहुत कम सोर्सेज में आपको दिया गया है। तो आप इनको पढ़कर अच्छे से सफल भी हो सकते हैं। बाकी हमारा गाइडेंस, आपका सपोर्ट हमेशा आपके साथ में रहेगा। बस आपका सपोर्ट हमारे साथ में होना चाहिए। और उसके लिए जैसे कोई हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए, शेयर भी ज़रूर कर दे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों के साथ, ताकि हमको भी एक सपोर्ट बना रहे, हमारा भी आत्मबल और मनोबल बना रहे। तो आत्मबल और मनोबल हमारा भी बने रहना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो को लाना बहुत ही टफ खेल होता है। 4 से 5 घंटे लगते हैं हर एक चीज़ को मैनेज करना, सिंपली नोट्स बनाना, सब कुछ करना। हम जो अभ्यर्थी हमारे बारे में नहीं जानते, हम आपको बता दें कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी भी करते हैं। इंग्लिश मीडियम हमारा है, हमारे सारे नोट्स इंग्लिश मीडियम में हैं। अब आप सोचिए, हम आपके लिए केवल आपके लिए हिंदी में नोट्स बना के लाते हैं, और आपकी तैयारी कराते हैं। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, आप हमारे लिए थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। लाइक शेयर ज़रूर कर दें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।